अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बहुत बड़ी खबरें हैं, ख़ास तौर पे खित्ते के जो मामलात हैं ईरान और ख़ास तौर पे आज यूएई की जानब से जो पहली बार किसी भी इस्लामी मुल्क की जानब से ईरान को एक बड़ा धचका, एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है। इन तमाम तर चीज़ों पर तो हम बात करते हुए आ रहे हैं, करनी भी है, लेकिन दो तीन डोमेस्टिक मामलात हैं। सबसे पहले उस पर बात करेंगे। एक मशहूर सिंध की दादू से गालबन ताल्लुक रखने वाली उम्मे रुबाब चांडियो पिछले तकरीबन के 8-9 सालों से वो बगैर जूतों के पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों के, मीडिया हाउसेस के, मुख्तलिफ जगहों के वो खाक छानती हैं और वो इंसाफ मांगती हैं। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालतों ने जो उम्मे रुबाब को इंसाफ दिया है, एक तो उस पर बात करनी है। क्या शानदार इंसाफ मिला है जी। क्या पाकिस्तान की अदालतें तरक्की कर गई हैं, क्या लेवल हो गया बिलावल के सिंध के अंदर। और इंसानी हकूक की बात करने वाले बेशरम लोग उस पर, और फिर पाकिस्तान के कौमी हीरो, पाकिस्तान का फखर नसीम शाह। लो जी, इस मुल्क के अंदर कौमी हीरोज की टके की इज्जत नहीं है, इस पर भी बात करनी है। और भी काफी खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ा इजलास हुआ है जी इस्लामाबाद के अंदर, सुहेल अफरीदी साहब ने शिरकत की है, 400 वज़राए आला, और फिर बड़े फैसले हुए, वो भी आपके सामने रखने हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक जरूर दिया करें। नौजवान सहाफी ज़ीशान नूर मेरे साथ हैं, इन तमाम तर चीजों पर मिलकर बात करेंगे। सबसे पहले जरा उम्मे रुबाब, क्योंकि देखें, जब हमने सहाफत शुरू की ना, ये उन दिनों की बात है। उम्मे रुबाब चांडियो वो हाथ में लालटेन पकड़कर, फिर वो एक दफा भागते भागते उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की गाड़ी के आगे भी आ गई थी, उन्होंने भी रिमार्क्स दिए थे। मैं आपकी इजाजत से आज जो बीबीसी ने खबर लगाई है ना, जो दादू की कोर्ट से फैसला आया, वो थोड़ा मुख्तसर आपके सामने रख लूं, फिर आप इस पर कॉमेंट कीजिएगा। सर, बीबीसी ये रिपोर्ट करता है कि दादू के जज ने किन वजूहात की बना पर उम्मे रुबाब, जिनका दादा भी मारे गए थे, जिनके वालिद भी मारे गए थे, जिनके चचा भी मारे गए थे, और भी नुकसान हुआ था, उन्होंने कहा है कि भाई, सुनिएगा आप, जरा छोड़ दें मोबाइल को, आप वाकया सुनिए। जज कहता है कि भाईजान, आपने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है ना, जो एफआईआर दर्ज करवाई है, वो वाकया होने के 16 घंटे बाद करवाई है। बड़ा टाइम होता है भाई, 16 घंटे। जबकि जब वाकया हो गया था, अस्पताल के अंदर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, वो 200 मीटर दूर था वो थाने शाने से। कौन सा मुल्क है, कौन सा घर है जहां पे लाशें पड़े हुए हों? कौन सा घर है जो उजड़ चुका हो? दादा भी मारा गया, 3 नस्लें मारी गई ना। वो कह रहे हैं कि भाई 16 घंटे, 16 घंटे। यहां भाई 16 महीने भी एफआईआर इस्लामाबाद में दर्ज नहीं होती, आपको पता है ना। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई जब फायरिंग हुई, लोग मारे गए, ये जो गवाहान है जिन्होंने गवाही दी है, ये जिंदा कैसे बच गए? ये कैसे जिंदा बच गए? उन्होंने कहा ये बात समझ से बाहर है। इसका मतलब ये पूरे पाकिस्तान को, पूरे इलाके को मार जाना चाहिए था। यानी दो तीन तीन बंदे मारे गए, दादा मारा गया, बाप मारा गया, चचा मारा गया, उनका कत्ल कम था। बहरहाल इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करता, आप इस पे बात करें कि क्या ये देखे ना, ये बेशर्मी नहीं तो और क्या। जज कह रहा है फलाना कॉल का रिकॉर्ड तो था, लेकिन कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो ये मुलजमान, ये जो मुद्दई हैं, उन्होंने कॉलों की रिकॉर्डिंग करनी थी। क्या करना था यार? सुना है वो बड़े ताकतवर लोग थे, वडेरे थे। फैसल साहब देखें, कोई एफआईआर की तखीर का मामला नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया का हाल है वो नाजरीन जानते हैं ना, उसके ऊपर बात करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। अदलिया अब सेशन जज है, क्या हैसियत होगी उसकी? यहाँ पे तो होती है, नहीं थी, होती है गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। उस एफआईआर के अंदर उन कातलों में 2 मेंबरान सूबाई असम्बली थे, उनमें एक साबिक पुलिस अफिसर था जो उन कातलों के अंदर शामिल थे। सिंध के वडेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भाई मुबैना कातली कह सकते हैं, अदालती फैसला आ गया। अदालती फैसला आ गया, मुबैना कातली। तो गरीब आदमी के लिए तो सेशन जज क्या, एक इलाका मजिस्ट्रेट, एक पीरा का एहलकार ही बहुत होता है। लेकिन जब वडेरे ताकतवर लोग थे, उसके सामने फिर अदालत की क्या हैसियत है। लेकिन मनाजर बड़े तकलीफदार थे कि 8 साल पहले एक नौजवान बच्ची अपने चचा, वालिद और दादा के कत्ल का इंसाफ लेने के लिए उसने चीफ जस्टिस की गाड़ी रोकी, पुलिस वालों ने धक्के दे दिए, नंगे पांव पेशियों के ऊपर जाती रही। उसे पूरा यकीन था कि मुझे इंसाफ मिलेगा। 8 साल के बाद वही मुकाला मला गया जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। और फिर उससे जो बड़ी बात और बेशर्मी की हद है वो ये है कि उन्हें पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया।
नाज़रीन ने वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी, आपने भी देखी हैं कि कैसे वो जो मुबैना कातिल अब कह सकते हैं ना, जिनके खिलाफ वो सारा मामला था, वो सरकारी गाड़ियों पे और पुलिस की प्रोटोकॉल के अंदर वो अपने डेरे की तरफ, हवेली की तरफ आ रहे थे और दर्जनों लोग जो हैं वो क्लैशनकोफ से फायरिंग कर रहे थे इस्तकबाल के कंटेक्स्ट के अंदर। पुलिस की गाड़ियां साथ चल रही थी, कहीं दफा 144 नहीं थी, कहीं पे वो मामलात नहीं थे कि असले की नुमाइश नहीं हो सकती। तो ये है सिंध, ये है वो अंदरून सिंध कि जिसके ऊपर ये काबिज टोला पीपल्स पार्टी की शक्ल के अंदर, बेसिकली जरदारी की शक्ल के अंदर, और जिन्होंने लोगों को इस कदर जहनी तौर पर भी महसूर किया हुआ है कि वहां पर इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, वो स्पेसिफिकली उस इस्तकबाल के अंदर जो गरीब लोग, वहां के मजदूर लोग जिस तरीके से लुड्डी डाल रहे थे उन गाड़ियों के आगे, अब उस तमाम मनाजर देखने के बाद क्या ही उनके मुस्तकबिल पे, उनकी किस्मत के ऊपर बात की जा सकती। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये सिंध से जो रिपोर्ट हुआ उम्मे रुबाब वाला। एक लाइन नसीम शाह वाले मामले के ऊपर, नहीं उस पर फिर बात करते हैं अभी। अच्छा, ये फैसल साहब सारा मामला हुआ, इसके ऊपर कम अज कम अगर थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी रखनी है कोर्ट्स ने अपनी, तो अभी उनके पास एपलेट फॉर्म मौजूद है, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, चैलेंज को, उस केस को चैलेंज करने के हवाले से। तो कम अज कम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बाहर तो वो कुछ भी अब नहीं है या फरीदी साहब, उन्हें कम अज कम इस चीज का नोटिस लेना। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर कानून का, अदालतों का जनाजा तो पहले ही उठ चुका है। ये एक बहुत बड़ी कारी ज़रब है। इस तरह के केसेस हमेशा याद रखे जाते हैं, हर आने वाले वक्त के अंदर ये रिपीट होती हैं चीजें, लोग डिस्कस करते हैं कि यार फलां टाइम ये हुआ था। ये पीपल्स पार्टी की जमहूरियत, अदलिया की आजादी के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा था। बहरहाल वो जज साहब ने बताया कि भाई 16 घंटों की ताखीर हुई और 16 घंटों की जो ताखीर थी उसमें कहानी बनाई गई है। भाई अब 3 बंदे मरे हैं, अगर तो नहीं बल्कि मरे हैं कब्रों के अंदर बेचारे। आसमान से कोई बिजली तो नहीं गिरी कि वो उनका पूछा जाए भाई इन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया, फिर किसी और ने किया होगा तो किसने किया। बहरहाल नसीम शाह की तरफ आते हैं जी। नसीम शाह पाकिस्तान के हीरो हैं। मुझे एक मैच याद है, अफगानिस्तान के साथ मैच था, गालिबन को 3 गेंदों पे 12 स्कोर चाहिए था या 2 पे चाहिए था। पाकिस्तान बज़ाहिर वो मैच हार चुका था, अफगानी झंडे लेके ऐसे ऐसे वो पाकिस्तान को इशारे कर रहे थे। फिर नसीम शाह आए थे, उन्होंने 2 गेंदों पर 2 छक्के, हालांकि बॉलर थे, टेल एंडर थे वो, बस उनसे उम्मीद नहीं थी, लास्ट विकेट थी, उन्होंने वो लगा दिए थे छक्के। और मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो जिसको गालिबन छक्के लगे थे उसका इंटरव्यू था चंद दिन पहले, ऐसे मेरे सामने आ गया। उसने, एंकर ने पूछा ना, उन्होंने कहा आप जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मैच जो आपने जीते हुए थे आप हारे, सबसे ज्यादा अफसोस किसका है? उसने कहा अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच, फलाना मैच वो बड़ा था, अहम था, लेकिन जो हमें पाकिस्तान ने हराया था, नसीम शाह ने छक्के मारे थे, उसके बाद हम डिप्रेशन में चले गए थे। और वो कहते हैं उसके बाद हमारे जो शाकीन क्रिकेट थे उन्होंने खुदकशियां की थी। नहीं, ये कोई ऐसी अफवाह नहीं, उन्होंने कहा खुदकशियां की थी। वो नसीम शाह पाकिस्तान के हीरो, ठीक है वो सियासी मामलात के अंदर किसी खिलाड़ी को नहीं बोलना चाहिए, अगर वो उनकी कोई है डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन की पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन उनके वो, उन्होंने कहा कि उनके वो जाहिर है जो मैनेजमेंट है उसका जो सेक्रेटरी या जो भी है वो सोशल मीडिया हैंडल करने वाला, उसने किया नंबर 1। तो नंबर 2, उस बंदे को 2 करोड़ जुर्माना, माफी, कहा कि नाक से लकीरें निकालो, माफी मांगो, माफियां मंगाई गई। ये इस मुल्क के अंदर कौमी हीरोज के साथ हो रहा है। और बाकी जो कौमी चोर है वो चाहे जो करे, जहाज खरीदें, झूठ बोलें, इलेक्शन चोरी कर लें, तमाशा लगा दे, भाई उन्हें कुछ कहने वाले नहीं है। फैसल साहब 2 करोड़ जुर्माना हुआ, माफी मंगवाई गई, उस बंदे को अलग से फारिग किया गया जो मैनेजर था। मैनेजर था। ये देखें कि क्या अगर नसीम शाह या किसी और क्रिकेटर ने, आल्दो के नहीं करनी चाहिए बात, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होनी चाहिए, वो तमाम रूल्स क्राइटेरिया के अंदर फॉलो करते हैं, लेकिन किसी और क्रिकेटर ने किसी और चीफ मिनिस्टर के बारे इस तरह का हल्का सा ट्वीट कर दिया होता तो क्या यही रिएक्शन होता पीसीबी का? ये तो लगता है कि पीसीबी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, या पंजाब क्रिकेट बोर्ड है कि इतनी नागवार गुजरगी बात है। क्या होता कि चीफ मिनिस्टर कह देती कि अगर आपने तनकीद की भी है तो मैं इसको खुले दिल से तस्लीम करती हूँ, ये मामला है, उसकी जस्टिफिकेशन आ जाती, बात खत्म हो जाती, तो कितना कद उनका बढ़ जाता। लेकिन वही रवश ना दिमाग के अंदर के बाकी कीड़े मकोड़े हैं, सल्तनत सिर्फ एक ही कायम रहेगी ना। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम ने भी, तमाम क्रिकेटर्स, साबका क्रिकेटर्स, मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी गवर्नमेंट के इस जेस्चर के साथ खड़े हों। और सबसे अहम बात यह है कि जो डिसिप्लिन कमेटी है पीसीबी की, जिन्होंने उन्हें शोकाज जारी किया, उसके ऊपर जवाब लिया और फिर जुर्माना किया। अब बताएं कि उसके अंदर क्या सारे मुद्दिल्ला ले बैठे हुए हैं पीसीबी कमेटी के अंदर? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब हैं, क्या क्राइटेरिया उनका? अगर सहाफी भी है उधर, अगर नसीम शाह का ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो सियासी बात नहीं कर सकते, तो मोहसिन नकवी साहब का कौन सा क्राइटेरिया कि वो चेयरमैन बने बैठे हैं? या उस कमेटी के अंदर बाकी जितने लोग होंगे वो कितने कैपेबल होंगे? वो एक मोटा सा भद्दा सा सहाफी भी है ना, एक बड़े सहाफी का भाई भी उधर है, अमर मीर साहब,
हम मीर साहब के भाई हैं, तो इन्हें क्या पता क्रिकेट का। अगर ये सारे भर्ती हो सकते हैं तमाम एसओपीज को, रूल को वायलेट करके, तो अगर उसने एक छोटी सी बात कर दी है तो भाई जाती करते आप। और जितना इसके ऊपर रिएक्शन आया पाकिस्तानी लोगों का, ठीक है, मेरा ख्याल है कि इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, पीसीबी को भी और गवर्नमेंट को भी। फिर एक दफा ये कि उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर कर भी दी किसी ने, हो गई ना उससे, तो आप उसको जाता करें, आगे लेके चले मामला। तो खैर इसके ऊपर सारा रिएक्शन जो लोगों का आया वो आपके सामने है। बहरहाल मलका आलिया की तौहीन हुई, नसीम शाह की जुर्रत कैसी भी, उसने ये कह दिया कि जब लोगों पर पाबंदी लगाई हुई है तो मलका आलिया कैसे आ गए। सोहेल, खैर खबरें बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से वी लोग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं ज़रा मुख्तसर बता देता हूँ। सोहेल अफरीदी साहब, आज ऐवान सदर के अंदर एक मीटिंग थी, बहुत बड़ी बैठक थी, जिसके अंदर सोहेल अफरीदी साहब थे, मरियम मलका आलिया साहबा थी, मुराद अली शाह साहब, फिर बलोचिस्तान के बुगटी साहब, और फिर वज़ीर आज़म, तमाम काबीना, यानी मुल्क के सारे बड़े बैठे हुए थे वहाँ पे। लॉकडाउन करना है, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं करना, फिर वो सूबों ने पैसे देने हैं नहीं देने। तो सोहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि भाई हमें तो ऑलरेडी आपने चूना लगाया हुआ है, हमारे तो एनएफसी के हर साल जो 1300 अरब देने होते हैं वो भी आपने दिए, यानी बाकी सबको मिल रहे हैं, इनको नहीं मिल रहे। तो बहरहाल उन्होंने फिर भी कहा कि हम बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे, जो मुल्क के हक में बात होगी हम उसके साथ खड़े होंगे, जो अवाम के खिलाफ फैसले होंगे वो हम जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। जल्दी से एक दो खबर आप वो ज़ाहिर है ईरान के हवाले से लोगों को जो है वो बता दूं। अच्छा जी, हुआ क्या है, यूएई जनाब, मुत्तहिदा अरब अमारात, क्या किया? द यूएई जस्ट रिवोक्ड एवरी सिंगल ईरानी रेजिडेंसी इन परमिट। जितने भी ईरानी यूएई के अंदर थे ना, सब के, चाहे वो गोल्डन वीजा पे थे, चाहे वो किसी और मामले पे थे, चाहे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, सब के सब को उन्होंने कहा कि निकलो यहां से, और उनके वीजे खत्म कर दिए। और 530 बिलियन, 530 अरब बहुत बड़ी रकम होती है। सारे ईरान के जो अमीर लोग होंगे या जितने लोगों ने वहां पे जाके प्रॉपर्टीज खरीद ली, इन्वेस्टमेंट की थी, सारी चीज कर ली है। भाई ये तो बदमाशी है ना। अब ये ईरान की जो हुकूमत या जो भी हमले हो रही है, अमेरिका हमला कर रही है, आपने इसराइल को तस्लीम किया है, जो वो एक अलग मामला है। ये इसका मतलब ये है कि ये जितने पाकिस्तानी यहां से काला धन ले के उठा के ले जाते हैं, अगर पाकिस्तान ने कोई यूएई के खिलाफ बात ना मानी या कुछ हो गया, इनके पैसे भी वो कब्जा कर लेंगे। ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। बहरहाल हाइफा के अंदर इसराइल की जो वो है ऑयल रिफाइनरी, उस पर भी ईरान ने अटैक किया। किसी अगले वी लोग के अंदर इस सारी चीज़ों को आपके सामने तफसील से डिस्कस कर देंगे। अब ऑलरेडी वी लोग लंबा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है मिस हो गई। बहुत शुक्रिया ज़ीशान नूर साहब, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।